हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेकमेट। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस करें बेल आइकन। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पिंग लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचा सकें। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। पार्ट 1, लेट माइंड बी योर मोस्ट पावरफुल वेपन। ये कोट है जो कि गिवन बाय मी ओनली। सो यस, इट इज़ करेक्ट कि जो माइंड है वो तो मोस्ट पावरफुल वेपन होना ही चाहिए आपका, और उसके लिए यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन आज वाला। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ दो स्टेटमेंट दी हुई है, रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट 1, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। स्टेटमेंट 2, प्लांट्स ऑल्सो नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल बट दे कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो देखो, अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स जो दोनों हैं वो दोनों ही क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। कैसे? क्योंकि देखो, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन तो हम इनहेल करते ही हैं, ये तो आप सबको पता ही है। तो ऑक्सीजन के साथ हम इनहेल करते हैं नाइट्रोजन भी, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो उसको क्या करें, वो उसको यूज कर सकें। तो वो मतलब जितनी क्वांटिटी में हम नाइट्रोजन इनहेल करते हैं, हम एज इट इज उसको बिल्कुल क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं, नॉट इवन प्लांट्स, जो एनिमल्स भी हैं या हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, हम डायरेक्टली जो है एयर से नहीं ले पाते नाइट्रोजन, और उसको इनडायरेक्ट वे में लेते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की ही बात करें तो प्लांट्स क्या हैं, जैसे एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो कि मेनली दाल वाले जो हमारे पौधे होते हैं उनकी रूट्स में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको चेंज कर देता है। और चेंज करके, जब ये चेंज कर देता है तो उसको उस तरीके से फिर प्लांट्स मतलब डायरेक्टली ना एटमॉस्फेयर से लेके किससे लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, और फिर हम उनको कंजप्शन करते हैं, हमें प्लांट से मिल जाता है फिर ये। और इसी तरीके से एनिमल्स को मिल जाता है जब वो एनिमल्स जो है प्लांट्स का कंजप्शन करते हैं। सो इट इज़ करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वी विल चूज द ऑप्शन सी, है ना, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो ये हमारी गैसेस दी हुई हैं, जो मेन गैसेस हैं हमारी एटमॉस्फेयर की। नाइट्रोजन कितने परसेंट में है, 78% में है, तो यस इट इज़ करेक्ट। ऑक्सीजन की हम बात करें तो 21%, 20 पॉइंट समथिंग है, बट यस राउंड फिगर में वी कैन टेक। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो 0.95%, ये करेक्ट नहीं है। 0.95% बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ 0.03% है। मतलब जो हमारी आर्गन है, ऑर्गन से भी बहुत कम है। मतलब ऑर्गन जो है वो थर्ड नंबर पे आती है अगर हम क्वांटिटी की बात करें। ये 0.93% है और ये है 0.03%। पाई चार्ट भी है यहाँ पर, ठीक है, यू कैन गो थ्रू विद दिस पाई चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इतना ऑर्गन, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, इससे भी 0.03%। बाकी ये ऑल अदर गैसेज आ जाएंगी ये 0.04% में, जैसे कि ओजोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट दी हैं। ए स्टेटमेंट है, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड्स, बिकम लाइटर एंड गोज अप। सो देखो, नॉर्मल भी बात करें तो कोई भी हम देखें, अगर कोई भी चीज़ है अगर हम उसको हीट करते हैं वो एक्सपेंड होती है। किचन में जाओ, आप थोड़ा घी लो, ऑयल लो, उसको अगर आप हीट करोगे तो एक्सपेंड होगा ही होगा। तो सिमिलर टू एयर, तो वो भी ऐसे ही हम उसको हीट करेंगे, एक्सपेंड होगी। ठीक है, एक्सपेंड होगी, एरिया भी ज़्यादा ऑक्यूपाइड करेगी क्योंकि फैल जाएगी फिर। ठीक है, और लाइटर हो जाएगी एंड गोज अप। जैसे हमें पता है लाइट चीज़ें क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है। स्टेटमेंट बी की बात करें, कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवियर, इट टेंड्स टू सिंक डाउन। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो डेंस हो जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि वो कम एरिया में एक तरीके से आती है, ना कि वो एक्सपैंड करती है और हैवी हो जाती है। ठीक है,
और नीचे की तरफ मतलब यानी वो क्या करती है, सिंक करती है, नीचे की तरफ भागती है। जैसे कि जो हॉट एयर है वो क्या होती है, वो एक्सपेंड होगी, लाइट होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ आती है, सिंक, क्योंकि भारी चीजें कैसे होती है, नीचे की तरफ जाती हैं, है ना। तो ये भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। सी की बात करें, व्हेन हॉट एयर राइजेस कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज रशेस देयर टू फिल द गैप, तो इट्स ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि देखो हॉट एयर जो है वो राइज करेगी तो जो आसपास यानी सराउंडिंग एरिया से जो एयर है वो रश करेगी और वहाँ का जो गैप है वो उसको फिल करेगी, क्योंकि इसी को हम एयर सर्कुलेशन बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल पे जो है वर्क करता है कि हॉट एयर जब राइज होगी ऊपर भागेगी तो आसपास वाली जो एयर है वो उस गैप को फिल करने के लिए उधर की तरफ भागेगी। ठीक है, इट इज करेक्ट। डी स्टेटमेंट की बात करें तो डी स्टेटमेंट, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर इज कॉल्ड विंड, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो जो विंड है, विंड की क्वालिटी ये है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। यहाँ उल्टा दिया है, यहाँ दिया है लो से हाई, ये नहीं होगा। विंड की जो क्वालिटी है वो क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है हमेशा। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट डी गलत हो गई ये। और आपको हमेशा याद भी रखना है, बहुत सारी चीजें जब आगे मॉनसून और ये सब हम पढ़ेंगे ना, सब कुछ इसी प्रिंसिपल पे डिपेंड है कि मूव करती है विंड हमेशा कैसे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे साइड में जो भी आपको फैक्ट्स दिए गए हैं वो इसीलिए ही दिए गए हैं कि आप अपने नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, क्योंकि अवर मोटिव इज़ नॉट दैट कि आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस दिए और उनके आंसर्स आपको मेमोराइज कराना है, ठीक है, या रोट लर्निंग करानी है। आप अपने नोट्स बनाओ, फैक्ट्स को उसमें पुट करते रहो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो यहाँ हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दी हुई हैं और इधर उनकी कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि किस जो लेयर की क्वालिटी है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही है। ट्रोपोस्फेयर की बात करें, ऑल वेदर फेनोमेना अकर इन दिस लेयर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें सारे वेदर फेनोमेना होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन, तो यस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो कि हमारी यूवी रेज से प्रोटेक्शन हमें देती है। ठीक है, उसके बाद मेसोस्फेयर की बात करें, आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, ये गलत है। ठीक है, आइनोस्फेयर जो होता है वो पार्ट होता है किसका, थर्मोस्फेयर का। ठीक है, वो थर्मोस्फेयर का पार्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाती है। एक्सोस्फेयर इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जो कि हमारी 4th नंबर लेयर है, जब हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो थर्मोस्फेयर के ऊपर जो होती है वो कौन सी होती है, एक्सोस्फेयर। टोटल मिला के हमारी 5 लेयर्स होती हैं। देखते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू भी ये। ठीक है, ये है हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का डायग्राम। ये ट्रोपोस्फेयर है जो कि नियर द सरफेस होती है, जिसमें सारे वेदर फेनोमेना होते हैं, जेट स्ट्रीम चलती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। उसके ऊपर जो है, और ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी जो है थिकनेस इक्वेटर पर क्या है, सबसे ज़्यादा होगी, और पोल्स पर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि पोल्स पर कम इसलिए होगी और इक्वेटर पर ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि इक्वेटर पर क्या होता है, इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अभी हमने पढ़ा ना, जो एयर होगी वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, तो वो ज्यादा कवर करती है वहां पे, इसलिए थिक होती है, डेंस होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, जो सेकेंड लेयर है, इसमें ओजोन भी होती है। ठीक है, जो हमारी यूवी रेज से प्रोटेक्शन देती है, और एयरप्लेन जो है वो भी इसी में फ्लाई होते हैं क्योंकि ये क्लाउड फ्री होती है, तो यहाँ पर उनके लिए आइडल कंडीशन होती है। थर्ड लेयर की बात करें, मीजोस्फेयर होती है। ठीक है, मीटियोरॉइड्स जो कि स्पेस से कभी कभी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं, वो इसी लेयर में बर्न होते हैं। और 4th लेयर की बात करें, थर्मोस्फेयर, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो स्पीडली राइज भी होता है, और आइनोस्फेयर जो है वो भी इसी का पार्ट है। और फिर जो 5th लेयर है वो एक्सोस्फेयर है। यहाँ पर जो एयर है वो बिल्कुल एकदम हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, यही वाली जो हमारी गैसेज हैं यही होती हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल एयर एक तरीके से बहुत ही लाइट है, और बिल्कुल भी मतलब थिन लेयर है एक तरीके से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस। स्टेटमेंट 1 है, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। तो लो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर और टेम्परेचर, सबसे पहले तो ये आपको मतलब ये चीज माइंड में रखनी है, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। यानी लो प्रेशर की बात हो रही है तो टेम्परेचर यहाँ पे कैसा है, फिर हाई है। ठीक है, टेम्परेचर हाई मतलब
गर्मी है, ठीक है, समर की बात हो रही है। तो अब अगर हम देखें जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे क्लियर एंड सनी स्काईज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि जब समर होती है तो इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा ही होगा और वेट वेदर होगा, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं लो प्रेशर वाला एरिया हमारा कौन सा है, इक्वेटोरियल रीजन है, और वहां पर क्या होते हैं, वहां पे आए दिन बारिश होती है, डेली बारिश होती है वहां दोपहर में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर, यानी ये फिर हम देखें तो एक तरीके से उल्टा है यहाँ पे, क्योंकि हाई प्रेशर मीन्स क्या है, टेम्परेचर क्या होगा फिर वहां पे लो होगा, यानी विंटर की बात हो रही है। जब टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है तो वहां पर क्लियर एंड सनी स्काईज होगा, ना कि क्लाउडी स्काई होगा, है ना, क्योंकि क्लाउड तो फॉर्मेट ही नहीं हो पाएंगे ना, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, लो है, इवेपोरेशन हो नहीं रहा है, तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर एंड सनी स्काईज होंगे। अगर और आप इसको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं विंटर में तो हमें फॉग दिखता है, क्योंकि फॉग इज लाइक कि वो तो क्या है, वो हम कह सकते हैं जो मोइस्ट है हमारी जो एयर है, और वो जो रात में जब टेम्परेचर है वो बहुत गिर जाता है तो वो आसपास ही सरफेस के वो क्लाउड बन जाते हैं, लेकिन हम वैसे देखें तो जो स्काई वो क्लियर होता है विंटर में, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो ये वाली जो हमारी दोनों स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएंगी, ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे डी, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर यूजेस। यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं और उनके यूजेस दिए हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके साथ जाएगा। हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें तो हाइग्रोमीटर किसको मेजर करता है, वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, तो यानी ये फोर्थ को मैच करेंगे हम इसके साथ। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर किसको मेजर करता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। रेन गोज करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल को, और विंड वेन होता है एक्चुअली डायरेक्शन के लिए, जो विंड की डायरेक्शन देखने के लिए होता है वो विंड वेन होता है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएंगे, ऑप्शन हमारे जाएंगे, हमने देखा था ए के साथ क्या था, फोर्थ था, तो ए के साथ फोर्थ है, बी के साथ क्या था, फर्स्ट है, सी के साथ थर्ड था, और डी के साथ क्या था, डी के साथ था सेकंड, डी के साथ सेकंड, अच्छा फिर ये सेकंड ऑप्शन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये यहाँ पर आपको कुछ ये फिगर्स भी दी हुई है, जैसे थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर के लिए होता है, बैरोमीटर अभी हमने बात ही करी प्रेशर के लिए, रेन गोज रेनफॉल, विंड वेन डायरेक्शन, ये इस तरीके का होता है विंड वेन। और यहाँ पे हम बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर किस लिए होता है, वो विंड स्पीड के लिए होता है ना, जैसे ये था ना, ये विंड वेन, ये किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, और जो स्पीड के लिए है वो क्या है, वो है एनीमोमीटर, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो यहाँ पे हमें 4 लेयर्स दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट कौन सी है, देखो लॉजिक लगाना है, लॉजिक कैसे, अभी क्या है, थर्मोस्फेयर भी आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आइनोस्फेयर होता है, ठीक है। यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर नहीं दिया है, स्ट्रेटोस्फेयर दिया होता तो आपको लगता कि इसमें जो है प्लेन फ्लाई होते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ओजोन भी होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। लॉजिक ये लगाना है क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा ना कि सारे वेदर फेनोमेना किस में होते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर वेदर फेनोमेना ही नहीं होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, रेन नहीं होगी, जेट स्ट्रीम नहीं होगी, तो एक तरीके से एग्जिस्टेंस भी हमारा क्वेश्चन में आ जाएगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये यहाँ पे कुछ इसकी ट्रोपोस्फेयर की क्वालिटीज जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट लेयर तो है ही, लोएस्ट लेयर है क्योंकि सरफेस के बिल्कुल पास में है, और जैसे हमने बात करी थी इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे ये सबसे ज़्यादा थिक है, और पोल्स पे क्या है, ये थिन है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन सीधा सी चीज़ है कि वो जो हमारी कंडेंसेशन होती है, यानी कि हम बात करें कि वो एनी प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन, वो हमारा प्रेसिपिटेशन होगा। अब वो एनी प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब है वो रेन भी हो सकता है, ठीक है, रेन है तो मतलब वो लिक्विड फॉर्म हो गई हमारी। स्लीट की हम बात करें तो स्लीट में दोनों मिक्स हो गए, हेल भी मिक्स हो गई और रेन भी मिक्स हो गई, मतलब हेल मतलब ओला भी मिक्स हो गया और रेन भी, जब दोनों साथ में हो रही है तो स्लीट होगी। स्नो की बात करें तो अगर जो लो टेम्परेचर एरियाज हैं वहाँ पे
अगर हम बात करें तो जो प्रेसिपिटेशन है वो मेनली स्नो फॉर्म में ही होती है ना, ज़्यादातर स्नो फॉर्म में होती है। तो ये तीनों प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है, लेकिन मॉइस्ट एयर जो है वो तो ह्यूमिड ह्यूमिड एयर की बात हो रही है ना, वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है। अगर हम एक बार को बात करें ड्यू, ओस की, तो वो भी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है, लेकिन ये मॉइस्ट एयर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मैच द फॉलोइंग। ये हमें यहाँ पर जो है ये दिए हुए हैं, कुछ विंड्स दी हुई हैं। जैसे ट्रेड विंड्स की बात करें हम, जो ट्रेड विंड्स है, जैसे हम देखें विंड्स हैं हमारी 3 टाइप्स की विंड होती हैं। कौन कौन सी होती है? परमानेंट विंड होती है, फिर सीजनल विंड्स होती हैं और लोकल विंड होती हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है किसके साथ कौन सा जाएगा। ट्रेड विंड की बात करें तो ट्रेड विंड क्या होती है? ट्रेड विंड परमानेंट विंड में आती है। जैसे हमें पता ही है हमारी जो परमानेंट विंड है वो 3 है, ट्रेड विंड है, ईस्टलरीज है, वेस्टलरीज है। तो ये हम ए के साथ क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। फिर लू, लू हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में समर के टाइम पे देखते हैं लू चलती है, तो ये लोकल विंड है, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया में नहीं है, सिर्फ क्या है नॉर्थ इंडिया में देखे तो वहाँ चलती है, तो ये लोकल विंड होगी। मॉनसून की बात करें पर्टिकुलर टाइम पे होती है, हम देखते हैं इसका जो ऑनसेट होता है मई जून में होता है, तो ये पर्टिकुलर इसका सीजन है, तो ये हो गई सीजनल विंड। और नॉर्मली हम विंड की बात करें तो विंड क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, है ना। तो ये हम देखेंगे ट्रेड विंड्स किसके साथ गया था हमारा? थर्ड के साथ, ए गया था थर्ड के साथ, तो ऑप्शन होगा फिर ए थर्ड में इसी में है, तो ऑप्शन होगा फोर्थ। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। कन्वेक्शनल रेनफॉल, बी ऑप्शन है रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल, सी इज साइक्लोनिक रेनफॉल एंड डी इज टाइडल रेनफॉल। तो हमें ऑड वन इसमें से फाइंड करना है। देखो ये जो है ये कन्वेक्शनल, रिलीफ या साइक्लोनिक, अगर हम इनकी बात करें ना तो ये तीनों ही टाइप्स हैं किसके? रेनफॉल के, लेकिन ये टाइडल नहीं होता। टाइडल ये रेनफॉल का टाइप नहीं है। अगर हम रेनफॉल के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर हियर। ये कन्वेक्शनल होती है, ठीक है, और ये देखो यहाँ डायग्राम से देखते हैं, कन्वेक्शनल होती है। कन्वेक्शनल में सीधा सा ये होता है कि जो हमारा सरफेस जो है वो जब हीट अप होगा, ठीक है, तो वहां से जब एयर जो है वो हीट होके ऊपर उठेगी, ठीक है, और वो इवेपोरेटेड होगी, एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी, है ना। कंडेंस हो जाएगी, अपना फिर क्लाउड बनेंगे और बारिश होगी। ठीक है, ये नॉर्मली हम देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन में होती है, और मेनली बारिश ये इसी फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेक्शनल हो गया। रिलीफ या ओरोग्राफिक की बात करें तो ये पहाड़ी एरिया में ही होती है। डायग्राम में भी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जैसे घाटी है मतलब वैली से, और जब हम टॉप की तरफ देखेंगे तो वैली से जब स्लोप के साथ साथ किसी भी हिल के ऊपर जब एयर जो है चलेगी, तो वो क्या होगी? क्योंकि वो मॉइस्ट तो होगी ही होगी, और जब वो ऊपर चलेगी और वो ठंडी होगी, तो फिर उसके बाद कंडेंस होगी, ठीक है, क्लाउड फॉर्म होंगे और वहां पर बारिश होगी। जैसे हम पहाड़ी एरियो में देखते हैं ना, पहाड़ी एरियो में नॉर्मली बारिश होती ही रहती है, तो वो ये वाली रेनफॉल है। साइक्लोनिक की बात करें तो जब दो ऑपोजिट एयर मासेस मिलते हैं, जैसे कोल्ड एयर और वार्म एयर मासेस जब मिलेंगे तो आपस में, तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर हम कह सकते हैं फ्रंटल रेनफॉल, ये वो होती है। ठीक है, साइक्लोनिक में मतलब ये क्या होगा, जैसे कि इसको फ्रंटल भी बोलेंगे, और साइक्लोनिक में क्या होगा, जैसे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, वहाँ पे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगी। तो ये हमारा तीनों इसके टाइप्स हैं, और ये नहीं है, आंसर होगा डी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।